नमस्कार दोस्तों कल हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी। ये तक कह डाला कि जो प्राइसेस हैं वो अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच गए हैं। सोच के देखिए, जब एक फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह रहा है इसका मतलब मामला काफ़ी गंभीर है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने 3F की बात की है। आप देख सकते हो खबर, निर्मला सीतारमण फ्लैग्स 3F as key challenge after PM मोदीज ऑस्टेरिटी अपील एमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और ये 3F एग्जैक्टली है क्या और ये क्यों भारत के लिए इतना मायने रखता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, जैसा आप सब जानते हो स्टडी IQ पर हमारा जो नया UPSC का फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 27 मई, मतलब कल से। चाहे 2027, 28 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ये हमने स्मार्ट मॉडल लेकर आए हैं। मतलब एक ऐसा बैच है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर असेसमेंट हो गया, रिवीजन हो गया, टेस्ट हो गया, मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ मिलेगा। और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल निर्मला सीतारमण ने स्पीच दिया मुंबई में, जो सिडबी का इवेंट था उसके अंदर, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील किया था, आपको याद होगा कि गोल्ड को अभी मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल को कट कर दो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो उनका बयान था PM मोदी का फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने का, उसको हमें थोड़ा सा राइट कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो नेसेयर्स हैं, जो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, वो बेसिकली एक सिनिकल नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि ये फियर मॉन्गरिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे देश के अंदर हम फियर मॉन्गरिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जो 3F है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। और ये 3F है क्या? सबसे पहला फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि ये जो चैलेंजेस सामने आए हैं ये ज़्यादा एक्सटर्नल ड्रिवन है। मतलब भारत में ऐसा कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई, लेकिन क्योंकि विदेशों में ऐसी सिचुएशन आ रही है, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसकी वजह से भारत के ऊपर बड़ा असर हो रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उन्होंने ये कहा दैट हाई एंड वॉलेटाइल इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस अलॉन्ग विथ an unimaginable increase in fertilizer prices and high gold prices were creating some challenges on the external front। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत इतना वल्नरेबल क्यों है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, हमारा जितना भी इंपोर्ट है, चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करो, 85 to 90% हम इंपोर्ट करते हैं, ये तो आप सब जानते हो। इसके अलावा LPG इतनी बड़ी अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर का जो इनपुट होता है, जिससे फर्टिलाइजर बनता है, रॉ मटेरियल, वो हम इंपोर्ट कराते हैं। वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस हो गया, ये काफ़ी, अगेन ये भी हम इंपोर्ट कराते हैं। तो लार्ज पोर्शन जो इंपोर्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो वेस्ट एशिया है, वहां से हम करते हैं। और रिसेंटली UPSC के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आया था ज्योग्राफी से रिलेटेड कि यहाँ पर कौन कौन से देश से जब आप निकलोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना ही होगा। तो खैर ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो मैपिंग है, यहाँ पर बेसिकली बात यह है ना कि इसकी वजह से हम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अगर वेस्ट एशिया में यहाँ पर कुछ भी होगा तो उसका डायरेक्ट असर आएगा। और कैसे आएगा? इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एग्रीकल्चर, फिजिकल डेफिसिट, इन सब चीज़ों के ऊपर। और इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने 3F की बात की। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं, दैट इज फ्यूल। और ये सबसे बड़ा थ्रेट है भारत की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल है और पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि क्रूड ऑयल भारत के लिए काफ़ी मैटर करता है। हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं। और ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, LPG एक्सपेंसिव हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। और आप देख ही सकते हो पिछले 2 हफ्ते में 4 बार यहाँ पर इंक्रीज हुआ है पेट्रोल और डीजल की प्राइस। और देख सकते हैं लगभग 7 रुपए से ज़्यादा अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोग शायद इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो चलो उसके ऊपर फिर भी उतना असर नहीं आएगा, लेकिन डीजल ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि डीजल से ही सब कुछ चलता है, चाहे वो ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, इरिगेशन पंप, कुछ भी आप ले लो। तो अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भारत यहाँ पर
जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? सिंपल सा अर्थ है, यहां पर जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, वो हमें यूएस डॉलर में पे करना होता है। तो भारत के लिए दो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि क्रूड का दाम हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है कि रूपी इससे कमजोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले, और दोनों अगर चीज एक साथ होने लगेंगी तो भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। मतलब हम इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, यहां पर समझिए, फ्यूल टैक्स का डायलेमा आ जाता है। गवर्नमेंट, मान लो अगर हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जो है फ्यूल टैक्सेस को कम क्यों नहीं कर देती ताकि कंज्यूमर्स को हेल्प हो, लेकिन इससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि फ्यूल टैक्स एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। अभी यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि अगर एक्साइज ड्यूटी को अगर हम हटा दें तो सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास दो डायलेमा हो जाता है। सबसे पहला यह है कि अगर वो टैक्सेस को ऊपर रखते हैं, रेवेन्यू प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन लोगों का गुस्सा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर यहां पर पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको गिरा देते हैं तो फ्यूल के प्राइसेस तो गिर जाएंगे, बट व्हाट अबाउट फिस्कल डेफिसिट? अल्टीमेटली लोगों को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर प्रॉब्लम होंगे, डेवलपमेंट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना नहीं होगा, ये सारी चीज़ों के इश्यूज आ जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ कि आखिरकार किसको चुना जाए। ये सबसे पहला हो गया, हमने पहले एफ की बात की। दूसरा जो एफ है वो है फर्टिलाइजर, एंड मैं आपको बता दूं ये हिडन स्ट्रैटेजिक क्राइसिस है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस भारत में आपको देखने को मिल सकता है, एंड ये लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे ना, ये काफी बड़ा इशू देखने को मिलेगा। जो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं वो अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच गए हैं। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, वो हेविली डिपेंड करता है फर्टिलाइजर के ऊपर। और देखो, भारत का जो फर्टिलाइजर है वो हम क्यों बाहर के देशों पर डिपेंडेंट? क्योंकि इसका जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो पोटैश, फॉस्फेट, अमोनिया, एलएनजी और जो नेचुरल गैस यूज किया जाता है यूरिया प्रोडक्शन के लिए, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। सो मेनी ऑफ दीज सप्लाईज आर कनेक्टेड टू गल्फ ट्रेड रूट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट होगा, मतलब हमारी फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहां पर जो फर्टिलाइजर और फूड सिक्योरिटी, ये कैसे लिंक है समझिए। क्योंकि फर्टिलाइजर डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन से लिंक देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर अगर महंगा हुआ तो जो फार्मिंग का कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगा ना। अगर क्रॉप यील्ड की हम बात करें, अगर आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे, एक बार में रोक देंगे। जैसे आपको याद होगा, अभी 2 साल पहले श्रीलंका से खबर आई थी कि उन्होंने नेचुरल फार्मिंग की तरफ अचानक से ही पुश कर दिया। देखो, कोई भी चीज़ बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से होता है। ऐसा नहीं है एक सेकेंड में हम कह दें कि फर्टिलाइजर यूज ही मत करो, यहाँ पर पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग करो, उससे हमारा यील्ड गिर जाएगा, एकदम प्रोडक्शन गिर जाएगा, हाहाकार मच सकता है। तो यहाँ पर जो अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें, अगर ये यूज़ नहीं होगा तो यील्ड गिरेगा, फूड के प्राइसेस आगे चलकर बढ़ जाएंगे और इससे फूड इन्फ्लेशन होगा, जो सबसे खतरनाक हो सकता है। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन पॉलिटिकली डेंजरस क्यों है? क्योंकि गरीब व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा असर होता है, रूरल पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा असर होता है। अनलाइक लग्जरी इन्फ्लेशन, अगर महंगी महंगी BMW ये सब की गाड़ियों के दाम बढ़ें तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के सामानों पर अगर दाम बढ़ेगा तो ये बड़ा संकट हो सकता है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 2025-26 में आपको पता है भारत ने 28 मिलियन टन्स ऑफ फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी? $14.5 बिलियन। ये तो मैं जो मार्च का महीना है लास्ट, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी ये जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल में, इसमें तो अभी हमने और ज़्यादा पे किया होगा। और सोच के देखिए, पिछले साल 2025-26 में हमने कितना पे किया फर्टिलाइजर के लिए? $14.5 बिलियन। लेकिन उसके जस्ट एक साल पहले आप देखोगे तो हमने सिर्फ $8.2 बिलियन यहां पर पे किया था। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, सोच के देखो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, फर्टिलाइजर का सब्सिडी बर्डन सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यूरिया की अगर हम बात करें तो एक बोरी जो यूरिया सरकार बेचती है मार्केट में, तो सरकार कहती है कि हम इसके ऊपर प्राइस फिक्स कर दे रहे हैं। सरकार ने बोल दिया इसका दाम 5,000 होगा तो 5,000 होगा। अब मान लो इस बोरी को बनाने का जो कॉस्ट है, पूरा यूरिया बनाने का कॉस्ट है, सरकार को उस पर 10,000 पे करना पड़े, 15 करना पड़ेगा, 20 करना पड़े, जितना करना पड़े वो सरकार का टेंशन है। सरकार को सब्सिडी देना है। मान लो 20,000 रुपये बोरी हो गया, सरकार तो कितने में बेच रही है? सिर्फ 5,000 रुपये में, तो 15,000 रुपये बोरी का लॉस हो रहा है, सोचो। तो इसकी वजह से हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग नीड, पब्लिक डेट प्रेशर, ये सब खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भी डायलेमा है। डायलेमा ये है कि अगर सरकार सब्सिडी देती है, फार्मर्स प्रोटेक्ट रहेंगे, लेकिन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल के ऊपर बहुत स्ट्रेस आएगा। अगर सब्सिडी गिरा देती है, मनी सेव करती है, लेकिन रूरल एंगर काफ़ी बढ़ जाएगा। जो
एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, फर्टिलाइज़र के अंदर नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा मायने रखता है, स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जैसे फर्टिलाइज़र की हम माइनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र होता है, जैसे यूरिया हो गया, वो हेविली डिपेंड है नेचुरल गैस से, इसी से बनता है। अगर एलएनजी के प्राइस बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन भी शार्पली इंक्रीज होगा। और अभी रिसेंटली देखा ही होगा, कतर वगैरह के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, 20% उसका जो प्रोडक्शन पूरा कैपेसिटी है वो बर्बाद हो गया। तो इसकी वजह से अचानक से फर्टिलाइजर में इन्फ्लेशन हुआ है, जो डायरेक्टली भारत के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। और जो तीसरा एफ है जो हम बात कर रहे हैं वो है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ये साइलेंट बैटलफील्ड है, क्योंकि इसको सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज से मत देखिए। जो पीएम मोदी ने बोला था ना कि बाहर थोड़ा सा कम जाओ, यहाँ पर गोल्ड रिजर्व जो है वो थोड़ा सा देखो, मतलब गोल्ड को थोड़ा सा कम खरीदो, 1 साल तक परचेज मत करो। तो बेसिकली जो फॉरेक्स की हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें यूएस डॉलर, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज एसेट, ये सब होता है। अभी क्या है ना कि $700 बिलियन से ऊपर चल रहा था हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व, ये गिरकर अभी आपका $700 बिलियन के नीचे आ चुका है। तो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें अचानक से इंपोर्ट बिल पे करना हुआ, जो रुपी है उसको स्टेबलाइज करना हुआ, इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करना हुआ, तो फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत यहाँ पर मैसिव क्वांटिटी इंपोर्ट करता है, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ। अब जैसे मान लो गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड अगर हम नहीं खरीदेंगे एक बार तो काम चल जाएगा ना, ऐसा तो कोई आफत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम ऑयल, ऐसा तो है नहीं कि क्रूड ऑयल बंद कर देंगे, क्रूड ऑयल के बिना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर पीएम मोदी जी ने बोला था ना, यहाँ पर गोल्ड को एक बार के लिए रोक दो, तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, भारत का फॉरेक्स रिजर्व आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार गिर रहा है, $700 बिलियन के ऊपर चल रहा था, अब ये $688 बिलियन आ चुका है। अभी $8 बिलियन एक हफ्ते में यहाँ पर गिरावट हुई है। तो खैर, यहाँ पर अब चीज़ समझना है कि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम होता है। जितना ज़्यादा डॉलर बाहर जाएगा, जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे, अब इंपोर्ट ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं तो वैल्यू इसकी बढ़ गई है, और इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर जाता जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर जाएगा मतलब रूपी और कमज़ोर होगा, इन्वेस्टर्स डरेंगे और उसकी वजह से वो भारत से भागने की कोशिश करेंगे। और देखो, इसकी वजह से एक पूरा सर्कल बन जाता है, स्पाइरल बन जाता है कि ऑयल हम इंपोर्ट कराते हैं जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, डॉलर की डिमांड इससे बढ़ी है, रूपी कमज़ोर हो रहा है। अब रूपी कमज़ोर हो रहा है मतलब यहाँ पर और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि आप रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करते हो और फिर आप इंपोर्ट कराते हो। सो दैट इज़ वाई इट्स अ विशियस साइकिल एक प्रकार से, और ये बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर फियर मॉन्गरिंग को लेकर क्यों वार्निंग दी? निर्मला सीतारमण जी ने बोला ना कि यहाँ पर हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि देखो, इकोनॉमिक साइकोलॉजी काफ़ी मैटर करती है। क्योंकि लोगों को अगर ये लगे कि भाई सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो क्या करेंगे लोग फ्यूल को होर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे, गोल्ड एकदम दबाना स्टार्ट कर देंगे, डॉलर जो है वो रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगेन हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कुछ लोग फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसको 1970 के क्राइसिस से देखा जा रहा है, क्योंकि 1973 में ऑयल शॉक आया था, और कुछ वैसा ही आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल वॉर, ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, इन्फ्लेशन सर्ज, वैसा ही कुछ हो रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ये जो हो रहा है ना 2026 में, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लाई डिसरप्शन इन मॉडर्न एनर्जी हिस्ट्री। अच्छा, अब इसकी वजह से अल्टीमेट जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत घातक हो सकता है वो है स्टैगफ्लेशन। ये सबसे बड़ा डर है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन का मतलब यह है कि ग्रोथ भी स्लो हो रही है और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। नॉर्मली क्या है, जब वो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्रोथ भी होती है, तो चलो ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ भी गया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उल्टा यहाँ पर ये हो रहा है कि ग्रोथ कम होगी और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट गवर्नमेंट को मैनेज करना। तो देखना होगा अल्टीमेटली, देखो, भारत के लिए भी कई लेसन्स हैं यहाँ पर। भारत को ये चीज़ समझ में आया कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, इसके ऊपर अब पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें एग्रेसिव तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, इन सब की तरफ जाना होगा। और इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। ये क्राइसिस दिखाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी। और यहाँ पर आप सोच के देखो, भारत में ऐसा दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वेस्ट एशिया में इतने दूर कहीं पर कुछ हो रहा है और उसका डायरेक्ट असर भारत की इकोनॉमी के ऊपर इतने बड़े स्तर पर आ रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी इसके बारे में कि हुआ क्या, 3F है क्या, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ शार्प डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी? अगर इंडियन रुपी एकदम तेजी से गिरता है तो उसका इमीडिएट बेसिस पर, वैसे तो काफ़ी असर होगा, लेकिन इमीडिएटली कौन सा
कॉन्सिक्वेंस होगा ये आपको बताना है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट एग्जैक्टली 1 साल अब आपके पास बचा है। स्मार्ट मॉडल ये हम स्टडी IQ पर लेकर आए हैं, जिसमें प्रीलिम से इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, मेंटरशिप ये सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। और जानकारी चाहिए, फ़ोन नंबर दिया, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।